दिनुआ हाड़तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लाली पर खरोंच भी नहीं आने देता था। महल्ले वाले लाली की एक झलक पाने को तरसते थे, पर लाली की यह खुशी ज़्यादा टिक न सकी। दिनुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लाई विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि दिनुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लाली ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज़ लाली के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस लाली की एक झलक देखने के लिए महल्ले वाले तरसते थे, वही लाली अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटाकशी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लाली अपने को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लाली, बीडीओ दफ्तर से दिनुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन लाली ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो लाली को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर लाली के अंगूठे का निशान लगवाया और एक हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लाली बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। एक हफ्ते बाद लाली फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने लाली को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लाली ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने लाली का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लाली के चेहरे पर चमक थी। वह ये सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नज़रों से लाली का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है। बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक एक नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। लाली थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लाली मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लाली ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, लाली ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लाली चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लखिया को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशोहवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब लाली को अपनी बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही लाली चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लाली को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लाली, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लाली ने विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लाली बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर दिनुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। लाली के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि लाली इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर लाली से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लाली चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी।